So today we will discuss about pipelining. First of all, what is pipeline? पाइपलाइनिंग में हम लोग क्या करते हैं? पाइपलाइनिंग में हम लोग सबसे पहले सीक्वेंशियल प्रोसेस जो होता है उसको हम लोग सब ऑपरेशंस में डिवाइड करते हैं। सीक्वेंशियल प्रोसेस क्या है? सीक्वेंशियल प्रोसेस वैसा प्रोसेस है जिसको हम लोग पैरेलली रन नहीं कर सकते। मीन्स सीक्वेंशियल प्रोसेस कैन रन वन आफ्टर अनदर। मीन्स एक प्रोसेस खत्म होने के बाद ही दूसरा प्रोसेस शुरू होगा। इस तरह से प्रोसेस को सीक्वेंशियल प्रोसेस कहते हैं। So in pipelining we divide the sequential process into sub operations, and our next point is each sub process is executed in a special dedicated segment concurrently. So जो हम लोग sequential process को सब ऑपरेशन डिवाइड करते हैं तो वो सब ऑपरेशंस और सब प्रोसेस एग्जीक्यूट कंकरेंटली एग्जीक्यूट करता है, वो भी एक स्पेशल डेडिकेटेड सेगमेंट में से। सपोज कीजिए इन सेगमेंट 1 में सब प्रोसेस 1 रन कर रहा है तो सेगमेंट 2 में सब प्रोसेस 2 रन करेगा। ये दोनों पॉइंट आफ्टर डिस्कशन ऑफ एग्जांपल इट विल एक क्लियर हो जाएगा। सो इन दोनों पॉइंट को मिलाकर हम लोग पाइपलाइन का सिंपल डेफिनेशन तैयार कर सकते हैं। सो पाइपलाइनिंग इज ए टेक्निक ऑफ डिकम्पोजिंग अ सीक्वेंशियल प्रोसेस इनटू सब ऑपरेशंस विथ each sub process being executed in a special dedicated segment that operates concurrently, means parallelly run करेगा concurrently with all other segments, means segment 1, segment 2, segment 3 and so on. All the segments can run parallelly. So हम लोग एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। एग्जांपल से ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। ये पाइपलाइनिंग का हमारा एग्जांपल है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एग्जांपल लिए जो पाइपलाइनिंग का, इसमें हम लोग ए आई मल्टीप्लाइड विथ बी आई प्लस सी आई इस ऑपरेशन को हम लोग 7 टाइम्स रन करेंगे। तो हम लोग इस इंस्ट्रक्शन को क्या करते हैं, 3 सब ऑपरेशंस में डिवाइड किए हैं। पहला सब ऑपरेशन क्या कर रहा है, पहले सब ऑपरेशन में R1 एंड R2 में हम लोग ए आई और बी आई को लोड करते हैं। मीन्स हम लोग इनपुट ले रहे हैं, वैल्यू को रजिस्टर R1 और रजिस्टर R2 में लोड कर ले रहे हैं। दूसरे सब ऑपरेशन में क्या कर रहे हैं, रजिस्टर R3 में R1 और R2 के वैल्यू को मल्टीप्लाइड करके स्टोर कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, R4 रजिस्टर में CI को लोड कर रहे हैं, मीन्स CI को इनपुट दे रहे हैं। एंड इन तीसरे सब ऑपरेशन में क्या कर रहे हैं, R5 रजिस्टर में R3 में जो वैल्यू स्टोर हुआ है, तो R3 में वैल्यू क्या स्टोर हुआ था, R1 और R2 को मल्टीप्लाई करके स्टोर किया था। सो R3 में जो वैल्यू स्टोर है उसको और R4 में जो वैल्यू है उसको ऐड करके R5 में स्टोर कर रहे हैं या कर रहे हैं। तो हम लोग इसमें क्या किए हैं, इस इंस्ट्रक्शन को ए आई मल्टीप्लाइड बाई बी आई प्लस सी आई को 3 सब ऑपरेशंस में डिवाइड किए हैं, और ये सारे सब ऑपरेशंस डिफरेंट सेगमेंट्स में रन करेंगे। तो अब हमारा पहला सब ऑपरेशन सेगमेंट 1 में रन करेगा, दूसरा सब ऑपरेशन सेगमेंट 2 में रन करेगा, और तीसरा सब ऑपरेशन सेगमेंट 3 में रन करेगा। हमारा पहला सब ऑपरेशन क्या है, पहले सब ऑपरेशन में क्या करें, इनपुट दे रहे हैं, मीन्स ए आई और बी आई के वैल्यू को लोड करें। किस में लोड करें, रजिस्टर R1 में। सो हियर पहले क्लॉक साइकिल में क्या हो रहा है, ए आई A1 और B1 हम लोग क्या करेंगे, इसको 7 टाइम्स रन कर रहे हैं। हम लोग 8 टाइम भी रन करते हैं, 9 टाइम भी रन कर सकते हैं। जैसे हम लोग एग्जाम्पल कंसिडर किए, यहाँ पर हम जिस इंस्ट्रक्शन को हम लोग 7 बार रन करेंगे। पहले फर्स्ट क्लॉक साइकिल में क्या हो रहा है, A1 और B1 का वैल्यू रजिस्टर R1 और R2 में लोड हो जा रहा है। जो लोडिंग का काम सेगमेंट 1 में हो रहा है। दूसरे क्लॉक में क्या हो रहा है, दूसरे क्लॉक में क्या हो रहा है, A1 और A2 का वैल्यू जो लोड हुआ है उसको हम लोग क्या करें, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। वो किस सेगमेंट में हो रहा है, सेगमेंट 2 में हो रहा है। A1 और B2, A1 मल्टीप्लाइड बाई B1 एंड R4 रजिस्टर में क्या हो रहा है, C1 को लोड कर रहे हैं। तो ये सेगमेंट 2 में क्या हो रहा है, सब ऑपरेशन 2 रन कर रहा है। पहले सपोज कर हम लोग मान लेते हैं फॉर I1 इंस्ट्रक्शन 1, I2 इंस्ट्रक्शन 2, इस तरह से हम लोग फॉर I7 इंस्ट्रक्शन 7। हम लोग यहाँ क्या किए, प्रत्येक इंस्ट्रक्शन को
3 सब ऑपरेशन में डिवाइड किए हैं। I1 को 3 सब ऑपरेशन में डिवाइड किए, I2 को भी 3 सब ऑपरेशन में डिवाइड कर दिए हैं। हमारा पहला सब ऑपरेशन ये है, दूसरा सब ऑपरेशन ये है और तीसरा सब ऑपरेशन ये है। तो पहले सब ऑपरेशन क्या, पहले क्लॉक साइकिल में क्या हो रहा है, इंस्ट्रक्शन 1 का सब ऑपरेशन 1 रन कर रहा है। ये इंस्ट्रक्शन 1 का सब ऑपरेशन 1 क्या है, वैल्यू लोड करें, A1 और B1 को लोड कर रहे हैं। पहले क्लॉक साइकिल में इंस्ट्रक्शन 1 ये रन कर रहा है, इंस्ट्रक्शन 1 का सब ऑपरेशन 1। दूसरे क्लॉक साइकिल में क्या हो रहा है, इंस्ट्रक्शन 2 का सब ऑपरेशन 1 रन कर रहा है। में सब ऑपरेशन 1 रन कर रहा है, A2 और B2 लोड हो रहा है। और पैरेलली क्या हो रहा है, इंस्ट्रक्शन 1 का सब ऑपरेशन 2 रन कर रहा है। सब ऑपरेशन 2 रन कर रहा है, उसमें क्या करें हम लोग, R1 मल्टीप्लाइड बाई R2 मीन्स A1 मल्टीप्लाई बाई B1 एंड पैरेलली क्या कर रहे हैं, C1 को भी लोड कर रहे हैं। तो सेकेंड क्लॉक साइकिल में क्या हो रहा है, सेकेंड क्लॉक साइकिल में इंस्ट्रक्शन 1 का सब ऑपरेशन 2 रन कर रहा है सेगमेंट 2 में, और उसी समय पैरेलली क्या हो रहा है, इंस्ट्रक्शन 2 का सब ऑपरेशन 1 रन कर रहा है क्लॉक साइकिल 2 में। हम लोग एक सवाल यहाँ हम लोग कर सकते हैं कि सारे को एक साथ लोड करने, एक लोडिंग का काम सारे इंस्ट्रक्शन के लिए एक साथ नहीं अलग अलग करना होगा। तो फर्स्ट क्लॉक साइकिल में इंस्ट्रक्शन 1 का सब ऑपरेशन 1 हुआ, सेकेंड क्लॉक साइकिल में इंस्ट्रक्शन 2 का सब ऑपरेशन 1 रन किया। थर्ड क्लॉक साइकिल में क्या हो रहा है, थर्ड क्लॉक साइकिल में इंस्ट्रक्शन 3 तीसरे इंस्ट्रक्शन का सब ऑपरेशन 1 रन कर रहा है, और सेगमेंट 2 में क्या कर रहा है, दूसरे इंस्ट्रक्शन का सब ऑपरेशन 2 रन कर रहा है, और पहले इंस्ट्रक्शन का सब ऑपरेशन 3 रन कर रहा है। सो 3 क्लॉक साइकिल के बाद इंस्ट्रक्शन 1 कंप्लीट हो गया। सो हमारा इंस्ट्रक्शन 1 3 क्लॉक साइकिल पर में कंप्लीट हो गया। चौथे क्लॉक साइकिल में क्या हो रहा है, चौथे इंस्ट्रक्शन का सब ऑपरेशन 1 रन किया सेगमेंट 1 में। सेगमेंट 2 में क्या हो रहा है, सेगमेंट 2 में थर्ड इंस्ट्रक्शन का सब ऑपरेशन 2 रन कर रहा है, और सेगमेंट 3 में क्या हो रहा है, सेगमेंट 3 में इंस्ट्रक्शन 2 का सब ऑपरेशन 3 रन कर रहा है। सो क्लॉक साइकिल आफ्टर क्लॉक साइकिल 4 इंस्ट्रक्शन 2 विल बी कंप्लीटेड। सो हियर एवरी इंस्ट्रक्शन टेक्स 3 क्लॉक। यहाँ पर सारे इंस्ट्रक्शन 3 क्लॉक साइकिल ले रहे हैं। आफ्टर 3 क्लॉक साइकिल 1 इंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड। सो आफ्टर थर्ड क्लॉक साइकिल, तीसरे क्लॉक साइकिल के बाद इंस्ट्रक्शन 1 पूरा हो जा रहा है। चौथे क्लॉक साइकिल के बाद इंस्ट्रक्शन 2 पूरा हो रहा है, क्योंकि इंस्ट्रक्शन 2 सेकेंड क्लॉक साइकिल में स्टार्ट हुआ था। सो सेकेंड 2 3 4 टोटल 3 क्लॉक साइकिल। आफ्टर 3 क्लॉक साइकिल इंस्ट्रक्शन 2 पूरा हो रहा है। पांचवें क्लॉक साइकिल में इंस्ट्रक्शन 3 पूरा हो रहा है। इंस्ट्रक्शन 3 स्टार्ट का हुआ था थर्ड क्लॉक साइकिल में। 3 4 एंड 5 इन क्लॉक साइकिल इंस्ट्रक्शन 3 will be completed. So total in 9 instruction, sorry, in total 9 clock cycle, all the instructions is complete. हमारा सारा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रन कर जा रहा है I1 से I1 I2 I3 एंड टोटल I7 मीन्स 7 क्लॉक साइकिल, 7 instruction is completed after 9 clock cycle and each instruction is taking 3 clock cycle. प्रत्येक इंस्ट्रक्शन 3 क्लॉक साइकिल ले रहा है, और टोटल 9 क्लॉक साइकिल में हमारा 7 इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जा रहा है। सो हियर हम लोग क्या किए, पैरेलल हम लोग एग्जीक्यूशन का काम जो किए पैरेलली किए। यदि हम लोग एग्जीक्यूशन का काम सीरियली करते हैं मीन्स इंस्ट्रक्शन 1 के कंप्लीट होने के बाद इंस्ट्रक्शन 2 स्टार्ट होता, इंस्ट्रक्शन 2 के कंप्लीट होने के बाद इंस्ट्रक्शन 3 स्टार्ट होगा। इस तरह से मतलब हम लोग सीक्वेंशियल ऑर्डर में अगर सारे इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करवाते हैं तो टोटल कितने क्लॉक साइकिल लगते हैं, एक इंस्ट्रक्शन 3 क्लॉक साइकिल रहता है। सो हमारे पास कितने इंस्ट्रक्शन, 7 इंस्ट्रक्शन।
तो टोटल क्लॉक साइकिल कितने लगते हैं? 7 इंटू 3 मीन्स 21 क्लॉक साइकिल। तो हम लोग का 21 क्लॉक साइकिल में काम खत्म होता है यदि हम लोग सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन करते हैं। लेकिन पाइपलाइनिंग का यूज करके हम लोग कितने क्लॉक साइकिल हम लोग काम कर लिए? 9 क्लॉक साइकिल में। सो हम लोग का सिस्टम का परफॉर्मेंस मीन्स स्पीड ऑफ द सिस्टम इन्हांसमेंट इम्प्रूव हो जाए। तो हम लोग पाइपलाइनिंग का यूज करके हम लोग सिस्टम का परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर पाइपलाइनिंग कॉन्सेप्ट लगा कर एग्जीक्यूशन किए तो टोटल 9 क्लॉक साइकिल में हमारा 7 इंस्ट्रक्शन पूरा हो जा रहा है। यदि हम लोग पैरेलल एग्जीक्यूशन करते हैं, सॉरी सीरियल एग्जीक्यूशन करते हैं, तो हम लोग को 11 क्लॉक साइकिल लगता है। सो हियर हम लोग को कितने क्लॉक साइकिल का सेव कर लिए? टोटल 12 क्लॉक साइकिल का हम लोग सेव कर लिए हैं। सो हम लोग का सिस्टम परफॉर्मेंस में सिस्टम का स्पीड इंक्रीज हो जाएगा। पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट यूज करने से हम लोग का सिस्टम का स्पीड एनहांस हो जाएगा। ये सब कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है पाइपलाइनिंग का। दीज आर द सम ऑफ द बेसिक कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग पाइपलाइनिंग। सो हियर फर्स्ट पाइपलाइनिंग इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन। हमारे इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन में कितने टोटल 5 स्टेजेज में बांटा गया। इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन को टोटल 5 स्टेज में बांटा गया है, टोटल 5 फेज में बांटा गया। पांचों फेज क्या है? पहला फेज है हमारा इंस्ट्रक्शन फेज, दूसरा फेज है इंस्ट्रक्शन डिकोड, तीसरा फेज है ऑपरेंड फेज, चौथा फेज है इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन और पांचवा फेज है राइट बैक द रिजल्ट। सो ऑपरेंड फेज, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन एंड राइट बैक द रिजल्ट, इन तीनों फेज को मिलाकर हम लोग इसको इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन फेज भी बोलते हैं। और ये टोटल पांचों फेज को मिला को पांचों फेज जितने क्लॉक साइकिल में एग्जीक्यूट होंगे उसको एग्जीक्यूशन साइकिल बोलते हैं। तो यहाँ पर टोटल 5 फेज है। सो हम लोग को 5 फेज को एग्जीक्यूट करने के लिए 5 क्लॉक साइकिल रिक्वायर्ड होगा, मतलब 5 क्लॉक साइकिल की जरूरत होगी, क्योंकि पाइपलाइन में प्रत्येक फेज को और या प्रत्येक सेगमेंट एक क्लॉक साइकिल में एग्जीक्यूट होता है। सो यहाँ पर हम लोग कितने फेजेज है? 5 फेज। तो 5 फेज में कोई भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए सपोज कि हमारा इंस्ट्रक्शन का नेम है I1, तो I1 को एग्जीक्यूट करने के लिए 5 क्लॉक साइकिल लगेगा। प्रत्येक फेज एक एक क्लॉक साइकिल लगेगा। तो पहला फेज सपोज ये हम लोग को दिया गया है, टोटल 4 इंस्ट्रक्शंस हैं। पहले हम लोग इसको सीरियल मैनर में एग्जीक्यूशन करेंगे, उसके बाद पाइपलाइन का कॉन्सेप्ट यूज करके पैरेलली एग्जीक्यूट करेंगे। तो सीरियल मैनर में एग्जीक्यूट करेंगे तो इस केस में सीरियल मैनर में एग्जीक्यूशन कैसा होगा? वन आफ्टर अदर मीन्स एक इंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद ही दूसरा इंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा। तो हम यहाँ हमारा इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन है, तो इंस्ट्रक्शन इसमें कितना टोटल फेज लग रहा है? 5 फेज। तो 5 फेज लगा तो इंस्ट्रक्शन 1 कितना क्लॉक साइकिल लगेगा? टोटल 5 क्लॉक साइकिल लगेगा पांचों फेज के लिए। फिर इंस्ट्रक्शन 2 कितना क्लॉक साइकिल लेगा? ये भी 5 क्लॉक साइकिल लेगा। तो इंस्ट्रक्शन 3 भी 5 क्लॉक साइकिल लेगा और इंस्ट्रक्शन 4 भी 5 क्लॉक साइकिल लेगा। इस तरह से 4 इंस्ट्रक्शन टोटल कितने क्लॉक साइकिल में एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगा? 5 इंटू 4 इक्वल टू 20 क्लॉक साइकिल। सो यदि हम लोग 4 इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन सीरियल मैनर में करते हैं, सीरियल में सीक्वेंशियल मैनर में करते हैं, तो टोटल हम लोग को 20 क्लॉक साइकिल का खर्चा लगेगा। लेकिन यदि हम लोग पाइपलाइन का कॉन्सेप्ट यूज कर देते हैं तो उसमें हम लोग देखते हैं कितने क्लॉक साइकिल लगते हैं। टोटल हम लोग कितने 4 इंस्ट्रक्शन है। तो पहला इंस्ट्रक्शन का टोटल कितने फेज है? 5 फेज। तो पहले क्लॉक साइकिल में पहला इंस्ट्रक्शन का इंस्ट्रक्शन फेज होगा, क्योंकि इंस्ट्रक्शन फेचिंग का काम हम लोग एक साथ सारे इंस्ट्रक्शन का नहीं कर सकते। एक इंस्ट्रक्शन का इंस्ट्रक्शन फेच होने के बाद ही दूसरे इंस्ट्रक्शन का हम लोग इंस्ट्रक्शन फेच कर सकते हैं। सो पहले क्लॉक साइकिल में इंस्ट्रक्शन फेच होगा, दूसरे क्लॉक साइकिल में क्या हो रहा है? इंस्ट्रक्शन 1 का इंस्ट्रक्शन डिकोड हो रहा है, तो उसी समय इंस्ट्रक्शन 2 का इंस्ट्रक्शन फेच हो रहा है। तीसरे क्लॉक साइकिल में इंस्ट्रक्शन 1 का ऑपरेंड फेच कर रहा है, तो इंस्ट्रक्शन 2 का इंस्ट्रक्शन डिकोड हो रहा है और इंस्ट्रक्शन 3 का इंस्ट्रक्शन फेच हो रहा है। चौथे क्लॉक साइकिल में क्या हो रहा है? I1 का इंस्ट्रक्शन 1 का इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है, उसी समय इंस्ट्रक्शन 2 का ऑपरेंड फेच कर रहा है और इंस्ट्रक्शन 3 का इंस्ट्रक्शन डिकोड हो रहा है
और उसी समय इंस्ट्रक्शन 4 का इंस्ट्रक्शन फेच हो रहा है। तो चौथे क्लॉक साइकिल में हम लोग का चौथे क्लॉक साइकिल में चारों का चारों इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया है। तो पांचवें क्लॉक साइकिल में क्या हो रहा है, इंस्ट्रक्शन 1 का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जा रहा है, मीन्स रिजल्ट को राइट बैक कर चुकी है। इंस्ट्रक्शन हम लोग का सारा इंस्ट्रक्शन टोटल 5 फेज लेगा, एक इंस्ट्रक्शन 5 फेज ले रहा है। तो आफ्टर 5 क्लॉक साइकिल इंस्ट्रक्शन 1 विल बी कंप्लीटेड। आफ्टर 6 क्लॉक साइकिल इंस्ट्रक्शन 2 विल बी कंप्लीटेड बिकॉज इंस्ट्रक्शन 2 है स्टार्ट में इन सेकेंड क्लॉक साइकिल में इंस्ट्रक्शन 2 स्टार्ट हुआ था। तो छठे क्लॉक साइकिल में इंस्ट्रक्शन 2 कंप्लीट होगा, क्योंकि टोटल 5 क्लॉक साइकिल ले रहा है। तो इस तरह से हम लोग पैरेलली प्रत्येक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। मतलब पहले भी बोल चुका है कि इंस्ट्रक्शन फेच का काम एक साथ नहीं हो सकता है। अगर पहला इंस्ट्रक्शन फेच कर रहा है तो इंस्ट्रक्शन डिकोड कर रहा है तो दूसरा इंस्ट्रक्शन फेच का काम शुरू कर सकता है, तीसरा कुछ और काम शुरू कर सकता है, चौथा कुछ और कर। लेकिन स्टार्ट कहाँ से होगा, पहला फेज होता है इंस्ट्रक्शन फेच, उसके बाद इंस्ट्रक्शन डिकोड होगा, उसके बाद ऑपरेंड फेच होगा, उसके बाद इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन होगा, उसके बाद रिजल्ट राइट बैक होगा। तो इंस्ट्रक्शन 1 से स्टार्ट हो रहा है तो पहले क्लॉक साइकिल में इंस्ट्रक्शन फेच हुआ किसका, इंस्ट्रक्शन 1 का। दूसरे क्लॉक साइकिल में इंस्ट्रक्शन 1 का इंस्ट्रक्शन डिकोड हो रहा है तो उसी समय इंस्ट्रक्शन 2 का इंस्ट्रक्शन फेच का काम शुरू हो जाएगा। थर्ड क्लॉक साइकिल में पहले इंस्ट्रक्शन का ऑपरेंड फेच कर रहा है तो दूसरे इंस्ट्रक्शन का इंस्ट्रक्शन डिकोड का काम हो रहा है, उसी समय इंस्ट्रक्शन 3 का इंस्ट्रक्शन फेच हो रहा है। चौथे क्लॉक साइकिल में क्या हो रहा है, इंस्ट्रक्शन 1 का इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है, इंस्ट्रक्शन 2 का क्या हो रहा है, ऑपरेंड फेच कर रहा है, और इंस्ट्रक्शन 3 का इंस्ट्रक्शन डिकोड का काम हो रहा है, और इंस्ट्रक्शन 4 इंस्ट्रक्शन को फेच कर रहा है। पांचवें क्लॉक साइकिल में क्या कर रहा है, इंस्ट्रक्शन 1 अपने रिजल्ट को राइट बैक कर रहा है, मतलब मेमोरी में स्टोर कर रहा है, और इंस्ट्रक्शन 2 क्या कर रहा है, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन कर रहा है, और इंस्ट्रक्शन 3 ऑपरेंड फेच कर रहा है, और इंस्ट्रक्शन 4 इंस्ट्रक्शन डिकोड कर रहा है। तो ये देखिए हम लोग क्या करें, चारों का चारों इंस्ट्रक्शन जो है डिफरेंट वर्क कर रहा है। सपोज अगर चौथे क्लॉक साइकिल को लेते हैं तो ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है, तो इंस्ट्रक्शन 2 क्या कर रहा है, ऑपरेंड फेच कर रहा है, तो इंस्ट्रक्शन 3 क्या कर रहा है, इंस्ट्रक्शन डिकोड कर रहा है, और इंस्ट्रक्शन 4 इंस्ट्रक्शन फेच कर रहा है। मतलब कि एक साथ एक काम नहीं हो, ऑपरेंड फेच का काम दो इंस्ट्रक्शन ऑपरेंड फेच का काम नहीं कर पाएगा, दो इंस्ट्रक्शन फेच का काम नहीं कर सकते, अलग अलग इंस्ट्रक्शन अलग अलग वर्क कर सकता है। सो यार पैरेलली हम लोग क्या करें, सारे इंस्ट्रक्शन को रन कराने की कोशिश करें। इस तरह से हम लोग का क्या हो रहा है, चौथा इंस्ट्रक्शन चौथे क्लॉक साइकिल में स्टार्ट हो जाए। पांचवा अगर सपोज कि हमारे पास पांचवा इंस्ट्रक्शन होता तो वो क्या पांचवें क्लॉक साइकिल में स्टार्ट होता, और पांचवा इंस्ट्रक्शन पांचवें क्लॉक साइकिल में स्टार्ट होता तो क्या आफ्टर 9 क्लॉक साइकिल वो कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि एक इंस्ट्रक्शन 5 क्लॉक साइकिल ले रहा है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ टोटल कितने क्लॉक साइकिल है, पहला इंस्ट्रक्शन 5 क्लॉक साइकिल के बाद कंप्लीट हो जा रहा है, दूसरा इंस्ट्रक्शन 6 क्लॉक साइकिल के बाद कंप्लीट हो रहा है, तीसरा इंस्ट्रक्शन 7 क्लॉक साइकिल के बाद 7 क्लॉक साइकिल के बाद कंप्लीट हो रहा है, और चौथा इंस्ट्रक्शन फोर्थ इंस्ट्रक्शन 8 क्लॉक साइकिल के बाद कंप्लीट हो रहा है। तो हम लोग पाइपलाइन के कॉन्सेप्ट यूज किए तो टोटल कितने क्लॉक साइकिल लगे, 8 क्लॉक साइकिल में हम लोग हमारा काम चल गया। लेकिन अगर इसी काम को हम लोग चारों इंस्ट्रक्शन को सीक्वेंशियल मैनर में या सीरियल मैनर बोलिए में एग्जीक्यूट करते हैं तो टोटल 20 क्लॉक साइकिल मिलता है। सो इसके ऐसे क्या हो रहा है, पाइपलाइन का कॉन्सेप्ट यूज करके हम लोग क्या करें, सिस्टम का परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब हम लोग सिस्टम को स्पीड अप कर रहे हैं। ये सब कुछ बेसिक पॉइंट्स है पाइपलाइनिंग का। क्या है, पाइपलाइनिंग रिक्वायर्स बफर्स। बफर ये टेम्पोररी मेमोरी होता है। बफर का यूज क्यों करते हैं, टेम्पोररी डाटा को होल्ड करने के लिए यूज करते हैं। तो प्रत्येक फेज के लिए एक एक बफर अलॉट है। ईच बफर होल्ड सिंगल, प्रत्येक बफर क्या कर सकता है, सिंगल वैल्यू को ही होल्ड कर सकता है। सो प्रत्येक फेज, इंस्ट्रक्शन फेज, इंस्ट्रक्शन डिकोड, ऑपरेंड फेज, इंस्ट्रक्शन यूज, सभी के लिए एक एक बफर होगा। बफर टेम्पोररी होता है, तो बफर एक मेमोरी लोकेशन होता है जो टेम्पोररी डाटा को स्टोर करने का काम करता है। तो इंस्ट्रक्शन फेज के लिए बफर होगा, वो सिर्फ सिंगल वैल्यू को स्टोर करेगा, मीन्स इंस्ट्रक्शन फेज के वैल्यू को स्टोर कर लेगा। बफर 2 क्या करेगा, इंस्ट्रक्शन डिकोड के वैल्यू को स्टोर कर लेगा। ऑपरेंड फेज क्या करेगा, बफर 3 क्या करेगा, ऑपरेंड फेज के वैल्यू को स्टोर करेगा, और इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट के वैल्यू को बफर 4 टेम्पोररी स्टोर करेगा।
फाइनली राइट बैक द रिजल्ट के लिए बफर की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ये सीधा सीधे मेमोरी में रिजल्ट को राइट बैक कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट के पाइपलाइनिंग यूजेज जस्ट इन टाइम प्रिंसिपल। जस्ट इन टाइम प्रिंसिपल क्या कहता है? जस्ट इन टाइम प्रिंसिपल कहता है कि एनी डिले इन वन स्टेज अफेक्ट्स द इंटायर पाइपलाइन फ्लो। यदि किसी भी स्टेज में डिले होता है तो पाइपलाइन, तो ये पूरे के पूरे पाइपलाइन को इफेक्ट करेगा। मतलब किसी सपोज के इंस्ट्रक्शन डिकोड, इंस्ट्रक्शन फेच में ही अगर डिले होता है तो ये पूरे के पूरे पाइपलाइन सिस्टम को अफेक्ट करेगा। मतलब सपोज कि हमारा इंस्ट्रक्शन फेच किसी कारणवश 2 क्लॉक साइकिल ले लेता है तो पूरे का पूरा पाइपलाइन सिस्टम 1 क्लॉक साइकिल से डिले हो जाएगा, क्योंकि एक 1 क्लॉक साइकिल तो इंस्ट्रक्शन फेच को लगता है। अगर 2 क्लॉक साइकिल लेता है तो पूरे का पूरा हमारा पाइपलाइनिंग सिस्टम 1 क्लॉक साइकिल से डिले हो जाएगा। सो यही है जस्ट इन टाइम प्रिंसिपल कहता है कि हमारे किसी भी स्टेज में अगर डिले होता है तो पूरे के पूरे पाइपलाइन सिस्टम में फ्लो को अफेक्ट कर देगा। नेक्स्ट क्या है? आइडियल सिनेरियो। आइडियल सिनेरियो कहता है कि इक्वल वर्क फॉर ऑल स्टेज। एक्चुअल में हमेशा ऐसा नहीं हो सकता कि आइडियल सिनेरियो हो, लेकिन अगर आइडियल सिनेरियो रहेगा तो प्रत्येक स्टेज में बराबर काम होगा। इक्वल वर्क फॉर ऑल स्टेजेस, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है कि आइडियल सिनेरियो ही हम लोग को मिले। तो आइडियल सिनेरियो में क्या होना चाहिए था? इक्वल वर्क फॉर ऑल स्टेजेस, लेकिन आइडियल सिनेरियो हमेशा नहीं होता। क्यों नहीं होता उसको देखते हैं। रीजन फॉर अनइक्वल वर्क, कॉम्प्लेक्स स्टेप। कुछ स्टेप्स हमारे सिंपल होते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो कॉम्प्लेक्स स्टेप को 1 क्लॉक साइकिल में रन कराना पॉसिबल नहीं हो पाता। कभी कभी 1 क्लॉक साइकिल में रन कराना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो ये अनइक्वल वर्क का एक कारण हो गया। सेकंड कारण क्या है? एन ऑपरेशन टेक्स वेरिएबल अमाउंट ऑफ टाइम। वेरिएबल अमाउंट ऑफ टाइम क्यों लेता है? फर्स्ट क्या हम लोग डिस्कस करें? कॉम्प्लेक्स स्टेप। कॉम्प्लेक्स स्टेप को हम लोग इजिली सब डिवाइड नहीं कर सकते हैं, सो ये भी एक कारण है अनइक्वल वर्क का। दूसरा अनइक्वल वर्क का कारण क्या है? एन ऑपरेशन टेक्स वेरिएबल अमाउंट ऑफ टाइम। वेरिएबल अमाउंट ऑफ टाइम कैसे क्यों ले सकता है? सपोज कीजिए हमारा ऑपरेंड फेच कर रहा है। एग्जाम्पल ले लीजिए, ऑपरेंड फेच टाइम डिपेंड्स ऑन वेयर द ऑपरेंड है। मान लीजिए कि हमारा ऑपरेंड फेच टाइम निर्भर करता है कि हमारा डाटा या इंस्ट्रक्शन जो भी हो कहाँ पर स्टोर है। कहाँ पर स्टोर है मीन्स हमारा डाटा हो सकता है ऑपरेंड फेचिंग का काम रजिस्टर से भी हो सकता है, कैश मेमोरी से भी हो सकता है, मेन मेमोरी से भी हो सकता है। और हम लोग जानते हैं कि रजिस्टर, कैश मेमोरी और मेन मेमोरी का एक्सेस टाइम डिफरेंट है। टाइम एक्सेस करने का टाइम अलग अलग है, तो वेरिएबल टाइम लगेगा ही, क्योंकि रजिस्टर बहुत तेज़ी से, रजिस्टर को बहुत फास्ट एक्सेस किया जा सकता है, उससे थोड़ा स्लो होता है। कैश मेमोरी को एक्सेस करना, मेन मेमोरी, इन दोनों से स्लो होता है। तो इस कारण से हमारा ऑपरेंड फेच का काम अलग अलग समय में डिफरेंट टाइम वेरिएबल अमाउंट ऑफ टाइम लेता है। नेक्स्ट है क्या? कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑपरेशन डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ ऑपरेशन। टाइप ऑफ ऑपरेशन मीन्स कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑपरेशन डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ ऑपरेशन। हम लोग किस तरह का ऑपरेशन कर रहे हैं इस पर भी डिपेंड करता है अनइक्वल वर्क। क्योंकि सपोज कीजिए ऐड एंड मल्टीप्लाई, ऐड को हम लोग क्या कर सकते हैं? ऐड में टेक 1 ऐड को हम लोग सिंगल क्लॉक साइकिल में कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐड की जगह सपोज कि दूसरा इंस्ट्रक्शन है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में टेक सेवरल क्लॉक साइकिल। इन मल्टीप्लीकेशन it will take one or more than 1 clock cycle. So अनइक्वल वर्क इस पर भी निर्भर करता है कि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑपरेशन। ऐड क्या होता है? सिंपल ऑपरेशन होता है, सो यह ऐड का काम सिंगल क्लॉक साइकिल में पूरा हो जाता है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन का काम सिंगल क्लॉक साइकिल में पूरा नहीं किया जा सकता, यह एक से ज़्यादा क्लॉक साइकिल ले सकता है। तो ये अनइक्वल वर्क कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑपरेंड फेच पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि ऐड मल्टीप्लाई दोनों अलग अलग इंस्ट्रक्शन है। ऐड 1 क्लॉक साइकिल में पूरा हो जाता है, लेकिन मल्टीप्लाई 1 क्लॉक साइकिल में नहीं पूरा हो सकता, क्योंकि दोनों का कॉम्प्लेक्सिटी डिफरेंट है।
मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो ये ज़्यादा टाइम लेता है, तो ये भी एक अनइक्वल वर्क का कारण। और भी बहुत सारे कारण, जैसे सपोज कीजिए ऑपरेंड फेच का काम, यह एक एग्जांपल है। इसमें एग्जांपल में देखिए क्या दे रहे हैं, ऑपरेंड फेच ऑफ I2 टेक्स 3 क्लॉक साइकिल। हम लोग तो पहले भी डिस्कशन में बता चुके हैं कि एक क्लॉक साइकिल में एक फेज रन करता है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा ऑपरेंड फेज जो है 3 क्लॉक साइकिल ले रहा है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। ले रहा है किसी कारण से ले रहा हो, कुछ होगा प्रॉब्लम, बाद में पता चलेगा क्या। ऑपरेंड फेज ऑफ I2 टेक्स 3 क्लॉक साइकिल। सर हम लोग पहले डिस्कस करते हैं क्या, और कोई भी इंस्ट्रक्शन टोटल 5 फेज में कंप्लीट हो रहा है। पहला इंस्ट्रक्शन फेज, इंस्ट्रक्शन डिकोड, ऑपरेंड फेज, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट एंड राइट बैक टू रीजन, और प्रत्येक फेज 1 क्लॉक साइकिल ले रहा है। हमारा पहला इंस्ट्रक्शन I1 सक्सेसफुली कंप्लीट होता है, इन 5 क्लॉक साइकिल में पूरा हो जाता है। लेकिन यहाँ देखिए इंस्ट्रक्शन I2 में क्या हो रहा है, इंस्ट्रक्शन फेज तो 1 क्लॉक साइकिल में हो रहा है, इंस्ट्रक्शन डिकोड 1 क्लॉक साइकिल में हो रहा है, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रहा है, ऑपरेंड फेज, किसके ऑपरेंड फेज में, इंस्ट्रक्शन 2 के ऑपरेंड फेज में आ रहा है। यहाँ ये क्या कर रहा है, 3 क्लॉक साइकिल ले रहा है। ये 3 क्लॉक साइकिल क्यों ले रहा है ये आगे डिस्कस करें, लेकिन ये 3 क्लॉक साइकिल ले रहा है, तो इस तरह के प्रॉब्लम को क्या कहते हैं, पाइपलाइन स्टॉल्स फॉर 2 क्लॉक साइकिल। एक्चुअल में ऑपरेंड फेज को कितने क्लॉक साइकिल लेना चाहिए था, ओनली 1 क्लॉक साइकिल, लेकिन ये क्या कर रहा है, 3 क्लॉक साइकिल मीन्स कितना एक्स्ट्रा ले रहा है, 2 क्लॉक साइकिल ले रहा है। तो 2 क्लॉक साइकिल जो ले रहा है, तो उसमें क्या बोल रहे हैं, ये इस तरह के पाइपलाइन स्टॉल्स फॉर 2 क्लॉक साइकिल, तो इस तरह के प्रॉब्लम को स्टॉल्स बोलते हैं। यहाँ पर 2 क्लॉक साइकिल के लिए पाइपलाइन स्टॉल्स हो रहा है। एक इसका कारण क्या है, कॉज्ड बाय हैजार्ड। हैजार्ड क्या है ये आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पाइपलाइन स्टॉल्स रिड्यूसेस ओवरऑल थ्रूपुट। ऑब्वियस है, यहाँ पर क्या हो रहा है, पाइपलाइन स्टॉल्स फॉर 2 क्लॉक साइकिल, 2 क्लॉक साइकिल के लिए स्टॉल हो जा रहा है, मीन्स हम लोग को 2 क्लॉक साइकिल एक्स्ट्रा लग रहा है। एक्स्ट्रा क्लॉक साइकिल लगने से क्या होगा, हम लोग का सिस्टम का परफॉर्मेंस क्या होगा, डिग्रेड होगा, मीन्स ओवरऑल थ्रूपुट डिक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग हैजार्ड, कितने तरह के हैजार्ड होते हैं, टोटल 3 टाइप के हैजार्ड यहाँ हम लोग डिस्कस किए। पहला है रिसोर्स हैजार्ड। रिसोर्स हैजार्ड क्यों होता है, रिसोर्स हैजार्ड क्यों आता है, रिसोर्स हैजार्ड क्यों आता है, अकर्स व्हेन 2 और मोर इंस्ट्रक्शन, जब हम लोग एक या एक से अधिक इंस्ट्रक्शन सेम मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करता है, तो उस केस में रिसोर्स हैजार्ड क्रिएट हो जाए। मीन्स यदि एक या एक से अधिक इंस्ट्रक्शन सेम मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करेगा, तो दोनों के बीच में कन्फ्लिक्शन आएगा। कन्फ्लिक्शन आएगा, इस कन्फ्लिक्शन के सिचुएशन को ही हम लोग रिसोर्स हैजार्ड करते हैं। मीन्स यदि हम लोग एक या एक से अधिक इंस्ट्रक्शन को यदि एक या एक से अधिक इंस्ट्रक्शन सेम मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करने की कोशिश करेगा, तो इस तरह के हैजार्ड को रिसोर्स हैजार्ड करते हैं। इस रिसोर्स हैजार्ड का एक और नाम दिया गया, क्या उसको स्ट्रक्चर हैजार्ड भी कहते हैं। मीन्स रिसोर्स हैजार्ड कैसे क्रिएट होता है, यदि हम लोग सेम मेमोरी लोकेशन दो या दो से अधिक इंस्ट्रक्शन सेम मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करने की कोशिश करेगा, तो रिसोर्स हैजार्ड क्रिएट होगा। रिसोर्स हैजार्ड को ही स्ट्रक्चरल हैजार्ड भी नाम दिया गया। नेक्स्ट हैजार्ड क्या है, डेटा हैजार्ड। डेटा हैजार्ड कैसे क्रिएट हो रहा है, डेटा हैजार्ड क्रिएट होता है डेटा के एक दूसरे पर डिपेंडेंसी के कारण। सो इट इज कॉज्ड बाय डेटा डिपेंडेंसी बिटवीन इंस्ट्रक्शन। एग्जाम्पल देखिए यहाँ दिए हैं, रिजल्ट प्रोड्यूस बाय I1 इज रीड बाय I2, whatever the result produced by I1 is read by I2। यदि जो भी रिजल्ट I1 के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है उसको I2 रीड करता है, तो इस तरह से क्या हुआ, I2 I1 पर डिपेंडेंट हुआ। तो डाटा डिपेंडेंसी, अगर इंस्ट्रक्शन के बीच में डेटा डिपेंडेंसी होता है तो डेटा हैजार्ड क्रिएट होता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, जो I2 किस पर डिपेंडेंट है, I1 पर, मीन्स I1 से जो डाटा मिल रहा है उस पर I2 डिपेंडेंस है। तो हियर डेटा डिपेंडेंसी आ गया, तो डेटा डिपेंडेंसी जहाँ आता है वहाँ पर डेटा हैजार्ड क्रिएट होता है।
थर्ड क्या है, कंट्रोल हैजार्ड। कंट्रोल हैजार्ड थोड़ा स्पेशल है, इसमें ध्यान दीजिए क्या है। डिफॉल्ट क्या है, सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन सूट्स पाइपलाइन। मतलब क्या है, कुछ इंस्ट्रक्शंस ऐसे होते हैं जिसका पैरेलल एग्जीक्यूशन नहीं होता है, वो सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन के लिए ही बने होते हैं। मतलब उसको हम लोग सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन ही करा सकते हैं, पैरेलली उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं। उस तरह के सिचुएशन में कंट्रोल हैजार्ड का प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। कंट्रोल हैजार्ड क्या है, अल्टरिंग कंट्रोल फ्लो काउजेज प्रॉब्लम। मीन्स यदि सपोज ये हमारा कंट्रोल फ्लो इस तरह से आ रहा है और कंट्रोल फ्लो में ब्रांचिंग आ जाता है, सपोज ये किसी पॉइंट पर जाके वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, तो ब्रांचिंग क्रिएट हो जाता है। उस केस में भी कंट्रोल हैजार्ड क्रिएट होता है। मीन्स कोई सपोज कि हम लोग का इंस्ट्रक्शन इस वे में रन कर रहा है, सपोज कि किसी पॉइंट पर जाकर वो दो भागों में डिवाइड हो जाता है, मीन्स ब्रांचिंग का क्रिएशन हो जाता है, ब्रांच क्रिएट हो जाता है। उस सिचुएशन को भी हम लोग कंट्रोल हैजार्ड करते हैं। पहला क्या हो जाता है, कुछ इंस्ट्रक्शन ऐसे होते हैं जो सिर्फ सीक्वेंशियल एक्सेस के लिए बने होते हैं, उसका पैरेलल एग्जीक्यूशन नहीं हो पाता किया जा सकता है। उस वजह से भी कंट्रोल हैजार्ड क्रिएट होता है, कंट्रोल हैजार्ड क्रिएट होता है। और दूसरा ब्रांचिंग की वजह से। तो हम लोग कितने तरह के हैजार्ड होते हैं, टोटल 3 तरह के हैजार्ड, रिसोर्स हैजार्ड, डेटा हैजार्ड, कंट्रोल हैजार्ड। हैंडलिंग रिसोर्स कन्फ्लिक्ट मीन्स फर्स्ट हैजार्ड क्या था हम लोग का, रिसोर्स हैजार्ड। तो रिसोर्स हैजार्ड में तो हैंडल करने, रिसोर्स हैजार्ड में जो कन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है उसको हैंडल कैसे किया जा सकता है। रिसोर्स हैजार्ड में क्या होता था, हम लोग सेम मेमोरी लोकेशन को एक से ज़्यादा इंस्ट्रक्शन एक्सेस करने की कोशिश करता था, तो रिसोर्स हैजार्ड क्रिएट होता था। तो इसको कैसे हैंडल किया जा सकता है, यहाँ हम लोग क्या है, कन्फ्लिक्ट फॉर मेमोरी इन क्लॉक साइकिल 3। क्यों कन्फ्लिक्ट होगा वो बताते हैं। इंस्ट्रक्शन 1 फेचेज ऑपरेंड। इंस्ट्रक्शन इन क्लॉक साइकिल 3 में क्या हो रहा है, इंस्ट्रक्शन 1 का ऑपरेंड फेच का काम हो रहा है, उसी समय इंस्ट्रक्शन 2 का इंस्ट्रक्शन डिकोड का काम हो रहा है। और सपोज कीजिए आपका इंस्ट्रक्शन 3 का इंस्ट्रक्शन फेच का काम क्लॉक साइकिल 3 में होना था, लेकिन हम लोग यहाँ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इंस्ट्रक्शन 1 और इंस्ट्रक्शन 3 सेम मेमोरी लोकेशन को फेच कर रहा है। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन 1 और इंस्ट्रक्शन 3 हम लोग यहाँ एज्यूम किए हैं कि इंस्ट्रक्शन 1 और इंस्ट्रक्शन 3 सेम मेमोरी लोकेशन को फेच करने को एक्सेस कर रहा है। तो सेम मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, तो उस केस को हैंडल करने में क्या करेंगे, इंस्ट्रक्शन 1 का ऑपरेंड फेच का जो वर्क है उसको एज यूजुअल होने देंगे, लेकिन इंस्ट्रक्शन 3 के क्या करेंगे, इंस्ट्रक्शन फेच को डिले कर देंगे। डिले करने से क्या होगा, क्लॉक साइकिल 3 में ऑपरेशन फेच का काम हो जाएगा, इंस्ट्रक्शन 1 के लिए ऑपरेशन फेच का काम हो जाएगा, और इसी सेम मेमोरी लोकेशन को I3 भी एक्सेस करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, इंस्ट्रक्शन I1 का ऑपरेंड फेच का काम हो चुका है, तो अब इंस्ट्रक्शन 1 उस मेमोरी लोकेशन को एक्सेस नहीं करेगा, तो वो मेमोरी लोकेशन फ्री हो चुका है, तो उसको इंस्ट्रक्शन 3 इजीली एक्सेस करेगा। तो सेम मेमोरी लोकेशन को दोनों अलग अलग टाइम में एक्सेस कर रहा है। इससे हम लोग क्या करते हैं, रिसोर्स कन्फ्लिक्ट हम लोग का नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर दोनों को एक बार में ही, क्योंकि I1 इंस्ट्रक्शन जो था वो भी सपोज कि ये मेमोरी लोकेशन आपको है 1002, जस्ट हम लोग नेम दिया मेमोरी लोकेशन का, I1 का ऑपरेंड फेच का काम इस मेमोरी लोकेशन में कर रहा हूँ, उसी समय I3 को इंस्ट्रक्शन फेच का काम इसी मेमोरी लोकेशन से करना है। तो अगर दोनों एक बार काम करेगा तो क्या होगा, रिसोर्स कन्फ्लिक्ट हो जाएगा। तो इसको हैंडल करने के लिए क्या करते हैं, I3 को 1 क्लॉक साइकिल डिले कर दिए। डिले करने से क्या होगा, I1 का काम हो गया है इस मेमोरी लोकेशन से, ये मेमोरी लोकेशन I1 से फ्री है, तो इस मेमोरी लोकेशन को I3 इजीली एक्सेस कर लेगा। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, रिसोर्स कन्फ्लिक्ट को हैंडल कर ले सकते हैं। तो यह क्या था, I1 fetches operand and I3 delay its instruction fetch from the same memory। दोनों को सेम मेमोरी लोकेशन एक्सेस करना था, तो इस केस में क्या किया, I3 के इंस्ट्रक्शन फेच को डिले कर दिए। डिले करने से क्या होगा, हम लोग का रिसोर्स कन्फ्लिक्ट से हम लोग बच गए। इस तरह से हम लोग रिसोर्स कन्फ्लिक्ट को हैंडल कर सकते हैं।
और भी तरीके हैं रिसोर्स कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल करने का। दूसरा तरीका क्या है, मिनिमाइजिंग द इम्पैक्ट ऑफ रिसोर्स कॉन्फ्लिक्ट। तो कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, पहला इंक्रीज अवेलेबल रिसोर्स। यदि हम लोग रिसोर्स को ही बढ़ा दें तो ऑब्वियस है रिसोर्स बढ़ाने से कॉन्फ्लिक्ट, अगर ज़्यादा रिसोर्सेस रहेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, क्योंकि पहला इंस्ट्रक्शन किसी मेमोरी लोकेशन से एक्सेस कर लेगा, दूसरा मेमोरी इंस्ट्रक्शन किसी और मेमोरी लोकेशन से एक्सेस कर लेगा। क्या कि अलग अलग मेमोरी लोकेशन में अगर रिसोर्सेज हमारे पास ज़्यादा होंगे तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, झगड़ा इसमें से नॉर्मली में क्या होगा, अगर रिसोर्स कम होते हैं तो पर्सन के बीच फाइट हो जाते हैं, झगड़े होते हैं। लेकिन अगर रिसोर्स ही ज़्यादा रहेंगे तो सब लोग अपने इजिली एक दूसरे के बीच में झगड़ा नहीं होगा। इसी तरह से कंप्यूटर में क्या होगा, अगर रिसोर्सेस ज़्यादा होगा तो इंस्ट्रक्शन के बीच कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। सो एक तरीका ये भी है कि हम लोग रिसोर्स को ही बढ़ा दें। दूसरा तरीका क्या है, प्री फेज। प्री फेज क्या है, प्री फेज में क्या करते हैं, रिलैक्सेस जस्ट इन टाइम प्रिंसिपल। जस्ट इन टाइम प्रिंसिपल को रिलैक्स करते हैं। जस्ट इन टाइम प्रिंसिपल हमारा क्या था, हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं जस्ट इन टाइम प्रिंसिपल। सो ऑलरेडी यू नो दैट व्हाट इज जस्ट इन टाइम प्रिंसिपल। जस्ट इन टाइम प्रिंसिपल क्या था, एनी डिले इन वन स्टेज अफेक्ट द इंटायर पाइपलाइन। सो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, रिलैक्स, जस्ट इन टाइम प्रिंसिपल रिलैक्स करते हैं। रिलैक्स करने का मतलब क्या है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक इंस्ट्रक्शन क्यू क्रिएट करते हैं। इंस्ट्रक्शन क्यू क्या है, हम लोग पहले क्या किए, प्री फेज। प्री फेज मीन्स इंस्ट्रक्शन को हम लोग पहले से ही सारे इंस्ट्रक्शन को वन बाय वन फेच करवा के एक इंस्ट्रक्शन क्यू में स्टोर कर लेते हैं, वन बाय वन क्यू में। सपोज कि I1 का इंस्ट्रक्शन फेच का काम कर लिए, I2 का भी इंस्ट्रक्शन फेच का काम I1 के बाद कर लिए। इस तरह से एक क्यू बना लेते हैं। I3 का भी इंस्ट्रक्शन फेच का काम कर लिए। सो हम लोग एक इंस्ट्रक्शन क्यू क्रिएट करते हैं, उसमें क्या करते हैं, वन बाय वन इंस्ट्रक्शन फेच का काम पूरा करके उसको स्टोर कर लेते हैं। उस तरह से एक इंस्ट्रक्शन डिस्पैचर के थ्रू वन बाय वन वहाँ से इंस्ट्रक्शन क्यू से एक इंस्ट्रक्शन को रिलीज करते हैं। इस तरह से क्या होगा, रिसोर्स के बीच कंफ्लिक्ट नहीं होगा, क्योंकि हम लोग वन बाय वन ही यहाँ से रिलीज कर रहे हैं। तो इस तरह से बाकी स्टेज क्या, बाकी फेज क्या है, नॉर्मल एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये क्या, बफर B2, B3 एंड B4 इंस्ट्रक्शन डिस्पैच कर देंगे, इंस्ट्रक्शन क्यू से इंस्ट्रक्शन डिस्पैचर के थ्रू इंस्ट्रक्शन को डिस्पैच कर देंगे। इंस्ट्रक्शन डिस्पैचर क्या करेगा, वन बाय वन इंस्ट्रक्शन को यहाँ से रिलीज करेगा। इस तरह से क्या होगा, रिसोर्सेस के बीच कंफ्लिक्ट नहीं होगा। तो आगे के क्लास में हम लोग क्या करें, आज हम लोग रिसोर्स कंफ्लिक्ट हैंडल करने के लिए पढ़े। नेक्स्ट क्लास में डेटा हैजार्ड का डिस्कशन होगा। हम लोग डेटा हैजार्ड के बारे में पढ़ेंगे।